स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या एक क्राइसिस आने वाली है आर्थिक तौर पे, फाइनेंशियल रूप में? इज द वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड्स अ फाइनेंशियल क्राइसिस, और आई शुड से इज अमेरिका हेडिंग टुवर्ड्स अ फाइनेंशियल क्राइसिस? क्या अमेरिका में किसी तौर की या किसी तरह की आर्थिक दिक्कत चल रही है? आप बोलेंगे बिल्कुल चल रही है सर। आप स्लो डाउन है, इतनी सारी फायरिंग्स हो रही है, मास फायरिंग्स हो रही है, चीजें खराब हो रही हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक्चुअली में इशू क्या है? किस तरीके से बैंक्स डिफॉल्ट करते हैं और बैंक के डिफॉल्ट होने का क्या इंपैक्ट अर्थव्यवस्था पे पड़ता है? क्या सारे बैंक्स कोलैप्स हो जाएंगे? क्या आप इस बात को मानते हैं? ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो 2024 यानी 2024 और 2025 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए फुल प्रूफ, स्ट्रक्चर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव लाइव टीचिंग और टेस्ट सीरीज के साथ है। उसके साथ साथ अगर कोई कसर रह जाए तो मेंटर्स हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं। उसके सिवा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो तुम्हें और गाइड कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में जाए। तो इन चीजों को देखते हुए आप हमारे कोर्सेज को लिंक और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो दिए हुए हैं उनको चेकआउट करें। तो दीज बैचेस आर स्टार्टिंग सून। तो इन बैचेस की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जैसा मैंने कहा। और इसके सारे फीचर्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि आपको ऑनेस्टली ये लगेगा दैट दिस कोर्स इज वेरी हाईली प्राइस्ड, जो कि सच नहीं है। जो कोर्स है वो बहुत अफोर्डेबल है। बात हो रही है GS फाउंडेशन कंप्लीट बैच की। इट इज प्राइस्ड एट ओनली 19,000 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए पे ये कोर्स प्राइस्ड है, और आपको ये कोर्स इस प्राइस पे सिर्फ तब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करेंगे, जो कि है सांघी लाइव। इस कोड पे आप कोई भी कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं या 2025 के एस्पिरेंट हैं, अगर आप ऑप्शनल बैचेस लेना चाहते हैं या आप हिंदी माध्यम का बैच लेना चाहते हैं, सारे बैचेस जो हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए यू हैव टू यूज द कोड दैट इज सांघी लाइव। और जितने भी PDFs हैं वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, सिर्फ एक जगह, दैट इज आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो टेलीग्राम हैंडल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, PDFs डाउनलोड करें और वैल्यू एडेड कंटेंट लें। हर जगह डालते हैं, सब्सक्राइब कर लो, जुड़ो इन सब पे, चाहे इंस्टा पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे टेलीग्राम पे, हर जगह हम हैं। हम हर जगह होने की कोशिश करते हैं सिर्फ आपके लिए। तो आइए देखते हैं इशू क्या है। ब्लैंक स्लाइड है, अभी भर जाएगी, आप देखते जाएं कि मुद्दा है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू। तो जैसा आप जानते हैं, हर देश में बैंक्स होते हैं। देयर आर बैंक्स इन एवरी कंट्री, यस, ऑल ऑफ अस नो। तो बैंक्स कैसे चलते हैं? हाउ डू बैंक्स वर्क? बैंक्स में क्या होते हैं? डिपॉजिट्स। बैंक्स में डिपॉजिट्स होते हैं जो हम जैसे लोगों के होते हैं। हम अकाउंट खोलते हैं, बैंकों में पैसा डिपॉजिट करते हैं। मूला इज डिपॉजिटेड इन बैंक्स। फॉलोड बाय दैट बैंक से विड्रॉल्स होते हैं। हम ही जैसे लोग विड्रॉल्स करते हैं बैंकों से, और पैसा जो है लोन के रूप में लेते हैं। लोन्स लिए जाते हैं बैंक से, तो विड्रॉल्स होते हैं या बैंक लोन्स देता है। कॉर्पोरेट लोन्स, इंडिविजुअल लोन्स, हर चीज लोन पे फाइनेंस होती है, EMI पे होती है। आज तक तो आप फ्लिपकार्ट, Amazon पे शॉपिंग करें, वो भी जो है EMI पे चलता है, राइट? आप कुछ भी खरीद लो, एनी आइटम यू परचेज, इट इज अवेलेबल ऑन एन EMI, तो लोन तो बैंक ही देगा। तो एक तो होता है डिपॉजिट, दूसरा होता है विड्रॉल या लोन which leads to outflow of cash। ये है इनफ्लो और ये है आउटफ्लो। तो जब हम इनफ्लो या आउटफ्लो की बात करते हैं कि पैसा आया, पैसा गया, तो उतना पैसा आपके पास होना चाहिए जितने डिपॉजिट्स हैं उसमें से मीट हो जाए, राइट? लेकिन आप सोच के देखिए, आपको भनक लगे, आप डिपॉजिट होल्डर हो, आपको यह भनक लगे कि बैंक के पास जो है जितना पैसा विड्रॉल हो रहा है उतने के डिपॉजिट नहीं है। यानी बैंक के पास जो है डिपॉजिट और विड्रॉल के बीच में एक गैप आ रहा है। देयर इज अ गैप इन द डिपॉजिट एंड विड्रॉल। यानी बैंक से जो पैसा विड्रॉ हुआ, मतलब या तो बैंकों ने लोन के रूप में दे दिया या कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया जेन्युइन बेसिस पे, कोई बैंक रन नहीं हो रहा है, तो विड्रॉ हुआ, लोन के तौर पे पैसा दे दिया। तो उस टाइम पे बैंकों को लगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही लोन दे दिया हमने,
द लोन्स आर मोर देन व्हाट वी कैन अफोर्ड। तो बैंक की यह स्थिति को देखते हुए क्या होता है, जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स आप और हम जैसे लोग होते हैं वो बैंक रन करते हैं। बैंक रन का मतलब होता है वी आर रनिंग आफ्टर द बैंक। हमारे जितने डिपॉजिट्स है हम उससे विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्यों विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि बैंक की विड्रॉल्स में और डिपॉजिट में एक गैप आ गया है। एक चीज जो है वो अपार्ट कर दिया है इन दोनों चीजों को। ऐसा ही कुछ हुआ, जी हां आप सही सोच रहे हैं, ऐसा ही कुछ हुआ एसवीबी बैंक के साथ कि उनके डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स में एक गैप आया। जब ऐसा गैप आता है तो उस टाइम पे आप ये सोचते हो कि अब क्या करें, और जब ऐसा गैप आता है तो बैंक जो है वो लोन मांगने के लिए और बैंकों के पास जाता है, या फेडरल बैंक के पास, क्योंकि यूएस की बात हो रही है तो फेड बैंक के पास जाता है, जिसे देख के डिपॉजिट होल्डर्स डर जाते हैं। अब डिपॉजिट होल्डर्स जो है वो पैसा एकदम से विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से एसवीबी बैंक का स्टॉक 60% से क्रैश कर जाता है, यानी 60% से स्टॉक क्रैश करके नीचे आ जाता है। $250-300 से $100 से कम में डबल डिजिट में आ जाता है। तो यही चीज हुई इस पूरी टाइमलाइन के तहत। 7 मार्च तक कुछ हद तक विड्रॉल्स हो रहे थे, जो जेन्युइन विड्रॉल्स लोन्स के तौर पे थे। क्योंकि विड्रॉल्स हुए और इस वजह से गैप आया, तो इस गैप को फंड करते हुए क्या हुआ, फंडिंग रेस करने के लिए एसवीबी बैंक गया $1.5 बिलियन का, $1.5 बिलियन। व्हेन दे वांटेड टू रेज दोस फंड्स, तो बाहर डिपॉजिट होल्डर्स को पता लगा कि भाई बैंक में तो गैप आ गया है, इस वजह से ये पैसा रेस करने आगे जा रहे हैं, तो हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, अपना पैसा तो लो, लेट्स टेक आवर मनी, कल को पता नहीं बैंक कब डिफॉल्ट कर जाए। तो लोगों ने क्या करा, और विड्रॉल्स करना शुरू करे, जिसकी वजह से 9 मार्च को इसका स्टॉक क्रैश कर गया। इट क्रैश्ड बाय 60% और 10 मार्च को बैंक बंद हो गया। आज आप देख लीजिए 13 मार्च है, आज तक पूरा यूट्यूब जो है वो भर चुका है इन्हीं स्टोरीज से कि हुआ क्या एसवीबी बैंक का। सो डिसीजन टेकन आफ्टर शेयर्स ऑफ एसवीबी क्रैश्ड बाय 60%। आप देख सकते हैं $300 के आसपास 270 280 पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो 100 से नीचे आ गया है, डबल डिजिट फिगर पे आ गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप देख लीजिए हफ्ते भर के अंदर हुआ है। It has just happened in the last 1 week. So 60% in 1 day after the bank failed to raise funds to plug the gap in its balance sheet. यही चीज हुई है सिलिकॉन वैली बैंक के साथ, and transferred all assets and deposits of bank to Deposit Insurance National Bank. ये इंश्योरेंस नेशनल बैंक के पास सारा जो है डिपॉजिट कराया। क्यों कराया? कि भाई जितने डिपॉजिट होल्डर्स हैं उनका तो पैसा वापस करना है, उनका पैसा वापस करने के लिए तो कैश चाहिए। तो ये हुआ है, ये मुद्दा है। सवाल कुछ उठते हैं, वो सारे सवाल एड्रेस करूंगा मैं, क्योंकि ये है एक एनालिटिकल वीडियो। व्हाट्स द बिग डील अबाउट एसवीबी फॉल्ट? क्या लगता है आपको, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया? एक बैंक की तो टूटा है, बैंक तो भतेरे टूटते रहते हैं। आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, लेकिन चलो एग्जिस्ट तो करता है। और भी कितने बैंक पहले बंद हुए हैं, और ये ग्लोबल फिनोमेना है। तो एसवीबी के बंद होने के पीछे ऐसी क्या हाय हाय हो रही है, ऐसा क्या जो त्राही त्राही मच रही है? हिंदी में एक शब्द है त्राही त्राही, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन जो है वो ये है कि 2008 में जब एक मैसिव क्राइसिस हुई थी, अमेरिका से शुरू हुई थी, और उसके रिपल इफेक्ट्स जो है वो पूरी दुनिया में देखने को मिले थे। तब एक मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक क्रैश करा था। क्या है उसका नाम? जी हां, उसका नाम है लीमन ब्रदर्स। लीमन ब्रदर्स जो चौथा लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था दुनिया का, अमेरिका का नहीं, दुनिया का, वो क्रैश करा था। उसके बाद अब 2023 में 2023 16वां बड़ा मेजर बैंक जो है वो क्रैश करा है। और वो कौन सा बैंक है? आप सही देख रहे हैं, एसवीबी बैंक। सो इट्स नॉट जस्ट अनदर बैंक्स कोलैप्स, इट्स अ मेजर बैंक्स कोलैप्स, जिसको आप कहीं ना कहीं टू बिग टू फेल की कैटेगरी में डालते हो आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008-9। तो एसवीबी 16वां सबसे बड़ा बैंक था अमेरिका का, कैन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द बैंकिंग स्पेस ऑफ द यूएस, और वो अमेरिका की पूरी आर्थिक स्थिति और फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकता है। इस वजह से इस बैंक का क्रैश होना यह देखा जा रहा है दैट इट कैन ब्रिंग अबाउट अ फाइनेंशियल सुनामी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। और उसके साथ एक चीज आपको और बताते हैं, यह बैंक जो है ये मेजरली लोन्स किसको देता था? इट यूज्ड टू फंड वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि और किसको फंड करते हैं? स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। तो स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए जो पैसा आता था वो एसवीबी बैंक से आता था।
तो अगर एसवीबी बैंक कोलैप्स कर जाएगा तो स्टार्टअप्स को पैसा कौन देगा? हाउ विल द स्टार्टअप्स बी एबल टू रेज मनी? तो इस वजह से जितने टेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, उनका पैसा ड्राई अप हो गया, जिसको हम फंडिंग विंटर कह रहे हैं। अब तो और विंटर होगी, अब तो ये बैंक ही क्लोज हो गया। विंटर तो 1 साल से चल रही है, लेकिन अब तो और दिक्कत होगी क्योंकि ये बैंक बंद हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलिकॉन वैली बैंक, सो इट विल लीड टू अ फर्दर क्राइसिस, जो कि बिल्कुल सच्चाई है। ये सुनामी है, एक फाइनेंशियल सिस्टम में सुनामी आई है, और वही चीज जो है अब पूरे यूएस फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट करेगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है। और क्या सिर्फ यही एक बैंक है जो कोलैप्स करा है? आइए देखते हैं। आर अदर बैंक्स आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स? और ऐसे कौन से बैंक्स हैं जो कि इतने बड़े बैंक्स हैं, इतने बड़े स्तर के बैंक्स हैं? आपने सॉफ्ट बैंक का नाम सुना होगा, जापानीज बेस्ड बैंक है, जो कि फंड्स प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स को। अभी ओयो रूम्स, इन सब ओयो रूम्स को पैसा दिया है, और हिंदुस्तान में पेटीएम को फंड किया है, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स को फंड किया है, जो कि आज किस स्तर पे खड़े हैं आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ बैंक्स हैं, वीसीज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जो कि बहुत खराब स्थिति में हैं, क्योंकि जिन बिजनेसेस में उन्होंने पैसा डाला, जिन बैंकों ने सर्टेन बिजनेसेस में पैसा डाला, वो बिजनेसेस प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, वो बहुत भारी नुकसान में है। तो उसमें सबसे ऊपर आता है स्विस बेस्ड बैंक, एक स्विट्जरलैंड का बैंक है, क्रेडिट स्विस इज अनदर लार्ज बैंक बेस्ड आउट ऑफ स्विट्जरलैंड, फेसिंग सिवियर क्राइसिस ओवर द पास्ट 1 ईयर। और ये झलकता है इसके स्टॉक प्राइस में। तो 2.5 स्विस फ्रैंक्स का जो है ये हो गया है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रैश कर रहा है इसका शेयर प्राइस। सिल्वरगेट कैपिटल लिक्विडेटिंग इट्स बैंक, बैंक बंद हो गया। सॉफ्ट बैंक ऑफ जापान मेकिंग ह्यूज लॉसेस एंड इंक्रीजिंगली बिकमिंग अनहेल्दी, क्योंकि ये तो स्टार्टअप्स में फंड करते हैं, और स्टार्टअप्स सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है वो जला रहे हैं, क्योंकि आपको क्राउड गेन करना है। प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बहुत कम स्टार्टअप्स जा रहे हैं, इस वजह से इन बैंक्स का ये हाल है। द बैंक्स आर फेसिंग ह्यूज क्राइसिस एंड दिस इज प्राइमरीली द रीजन। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक से नहीं, उसका रिपल इफेक्ट दिख रहा है। और ये तो एक बैंक बंद हुआ है, हम और बैंक्स में भी ये चीज या तो देख रहे हैं या देख चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि अचानक ऐसी क्राइसिस आई? व्हाट लेड टू दिस सडन क्राइसिस? ऐसा क्या हुआ? गलती किसकी है? भाई गलती तो कोई मानता नहीं है, और सरकार तो बिल्कुल नहीं मानेगी। फेडरल रिजर्व is it single-handedly responsible? Is the Fed Reserve single-handedly responsible for this kind of a crash? फेडरल रिजर्व ने पिछले कुछ महीनों में, सालों में नहीं, पिछले कुछ महीनों में 2022 के पीरियड में जो अपना इंटरेस्ट रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट होल्डर्स के लिए जो सेविंग्स या एफडी पे पैसा कमाते हैं, या लोन देने के लिए लोन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वो 0.25 से बढ़ाते बढ़ाते सब 0.25% जो है, या बोल सकते हैं 0.25%, 54 के बराबर जो परसेंट है, वहां से बढ़ा के 5% कर दिया। तो 16 गुना, 20 गुना इंक्रीज हुआ है। मजाक नहीं है, मतलब आपको जो लोन मिल रहा है वो 20 गुना महंगा मिल रहा है। फेडरल रिजर्व ने यह करा, जिस वजह से लोगों ने क्या करा, लोगों ने अपना पैसा जो है या तो फेड में डाला रिटर्न कमाने के लिए, या लोगों ने लोन लेना कम कर दिया। तो हुआ क्या? 2008 में क्राइसिस इमर्ज ड्यू टू फेलियर ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी वहां का फेडरल बैंक, यूएस की बात हो रही है। एंड गवर्नमेंट टुडे अगेन द क्राइसिस इज इमर्जिंग ड्यू टू इल थॉट इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ये आर्थिक मैनेजमेंट जो है इल थॉट क्यों है? क्योंकि फेड रिजर्व रिस्पॉन्सिबल है। इज द फेड रिस्पॉन्सिबल? इट हैज इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट टू अराउंड 5%, एन इंक्रीज ऑफ अ वोपिंग 500 बेसिस पॉइंट्स। 500 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाना, 500 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया 5%, 100 बेसिस पॉइंट्स इज 1%। इन जस्ट 1 ईयर द इंपैक्ट ऑफ सच सडन रेट स्पाइक वाज वेटिंग टू हैपन। ये चीज इंपेंडिंग थी। ये क्यों इंपेंडिंग थी? फेड ने ऐसा क्यों करा? व्हाई डिड द फेड डू इट? फेड ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि पूरी दुनिया में, स्पेशली यूएस में, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बहुत ज्यादा थी। महंगाई ज्यादा कब होती है? जब मनी सप्लाई ज्यादा होता है। मनी सप्लाई ज्यादा कब होता है? जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होती है, लोग पैसा कमा रहे होते हैं। भाई खर्च कहां से करोगे? पैसा होना चाहिए ना। तो खर्च आपने करने के लिए पैसा कमाया, वो खर्च करा और महंगाई हुई, इन्फ्लेशन हुआ। और जब इन्फ्लेशन हुआ तो उसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सडन एक्शन लिया, वो इंटरेस्ट रेट एक बार, ऐसा नहीं कि आपने 1.5 साल में बढ़ाए, आपने इंटरेस्ट रेट अप्रैल 2022 से बढ़ाना शुरू करे, और आप देखिए ये कहां 4.5-5% तक पहुंच गया है जनवरी 2023 तक। आज की डेट में 4.5 से 5% के बीच है।
तो 7-8 महीनों में इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ना, क्योंकि आपको महंगाई कंट्रोल करनी है, इज अ ड्रास्टिक स्टेप। इस वजह से 6 महीने के अंदर अंदर लाखों नौकरियां चली गई, स्टार्टअप्स बंद हो गए, और आज की डेट में एक बैंक बंद हो गया, क्योंकि ये बैंक जो है ये लेंडिंग पे चलता है। बैंक के पास जितने रिजर्व आते हैं उसमें से वो लोन देके पैसा कमाते हैं। लोन देके तुम पैसा कमा रहे हो, उसी से तो रिटर्न दोगे। अब आप जब लोन दे रहे हो तो लोन आप 2-3% पे दे रहे हो, लेकिन आपको पे 5% करना है। तो आपने 2-3% के लोन के हिसाब से जब लोन्स एक्सटेंड करे हुए थे तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। इस वजह से एसवीबी बैंक के साथ ऐसा हुआ, which you was primarily investing in new age startups. So new age startups तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप पैसा दोगे, faced liquidity crunch as the cost of borrowing became very high, क्योंकि स्टार्टअप्स को आप पैसा दे नहीं पाए उस रेट पे 2-3% पे, तो लिक्विडिटी क्रंच हुआ। अब स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट एसवीबी बैंक से पैसा जो है वो विड्रॉ करके देने लगे। एसवीबी बैंक से पैसा जो है विड्रॉ कर रहे हैं, अगर लोन ले रहे हैं तो लोन महंगा है, जो उनका अकाउंट है वहां से पैसा उन्होंने सारा खींच लिया। इस वजह से गैप आ गया एंड इन्वेस्टर्स रश टू यूज द डिपॉजिट टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। इन्वेस्टर्स यानी वीसीज वो गए, भागते हुए गए अपने डिपॉजिट्स में से पैसा निकालने के लिए, क्योंकि उनको स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है ऐसे वक्त पे जब स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए। इस वजह से एसवीबी बैंक में गैप आ गया, क्योंकि डिपॉजिट होल्डर्स ने वीसी से पैसा निकाला, तो अब डिपॉजिट्स कम हो गए, विड्रॉल उतने हैं या लोन्स उतने देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कमाना भी है, तो गैप आया। इस गैप को क्लोज करने के लिए आपने और फंडिंग उठाने की कोशिश करी बैंक ने, जो कि लोगों को पता चल गया, इसलिए स्टॉक प्राइस क्रैश हो गया कि बैंक स्टेबल नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट मल्टी डेकेड हाई पे है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, लोन्स जो है वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए। तो सवाल ये उठता है कि 2008 की क्राइसिस से ये चीज कैसे डिफरेंट है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 2008 क्राइसिस? 2008 की क्राइसिस जो है वो जो क्राइसिस हुई थी, दैट वाज समथिंग दैट वाज इंड्यूस्ड बाय अ ग्लोबल स्लोडाउन, और यू कैन से अ रिसेशनरी फेज। सो ये वाली जो क्राइसिस है ये शायद उस वजह से एग्जैक्टली नहीं हुई है, क्योंकि ये पोस्ट कोविड क्राइसिस है। ये वाली जो क्राइसिस है ये किसी बैंक फ्रॉड के चलते नहीं हुई है। दिस क्राइसिस हैज नॉट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ बैंकिंग फ्रॉड, whereas 2008 happened because of a banking fraud. Yes, we are talking about Lehman Brothers. ये पहला डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ ओल्ड डेज when bank used to boost short term profits by using low maturity deposits. लो मैच्योरिटी डिपॉजिट्स मतलब आपकी जो मैच्योरिटी का पीरियड है वो कम होता था, उनसे आप बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाते थे टू बाय लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स। तो शॉर्ट ड्यूरेशन से पैसा कमाया, लॉन्ग में इन्वेस्ट कर दिया ताकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। सच सिचुएशन हिट हार्ड व्हेन रेट्स राइज एज हैपेंड ड्यूरिंग करंट टाइटनिंग साइकिल। सवाल सिर्फ एनालिसिस इतनी सी है कि आपने प्रॉब्लमैटिक चीज जो करी वो ये करी कि आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पैसा जो है वो धीरे धीरे मार्केट से फेज आउट करना था, सक करना था, जो आपने 8 महीने में करने की कोशिश करी। दैट वाज द मिसमैनेजमेंट। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हर फेडरल बैंक, हर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम करता है। यूएस के बैंक ने भी वही चीज करी, क्योंकि वही चीज एक एक्शन होता है, लेकिन आपने वो चीज बहुत स्पीड पे करी जो कि गलत था। इतनी जल्दी लिक्विडिटी ड्राई अप होगी तो नौकरियां जाएंगी, पैसा नहीं होगा तो नौकरियां जाएंगी, बिजनेसेस बंद होंगे। ये क्या बहुत सस्टेनेबल है? क्या ये चीज बहुत अच्छी है और ये चीज टेनेबल है, सस्टेनेबल है? नहीं है, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। एंड अ सिचुएशन ऑफ डबल हिट यानी हायर इंटरेस्ट रेट्स जो अभी चल रहे हैं, क्योंकि लोन्स महंगे हो गए तो और बिजनेसेस नहीं हो सकते, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, एंड फॉलिंग इन्वेस्टमेंट्स और कम हो रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। तो दोनों सिचुएशंस ऐसी हैं जो आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि इन दोनों सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करने के लिए आपको और पैसा डालना पड़ेगा। पैसा वैसी मार्केट से सक आउट कर रहे हो, यदि और पैसा आप डालते हो तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है, इसके लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो है ये अब हुई है, दिस इज अ डबल हिट जो 2008 में नहीं थी। तो बेसिक डिफरेंसेस आर, वन, दैट वाज अ बैंक फ्रॉड एंड दिस इज नॉट। दिस इज अ कॉमन एक्सेप्टेबल थिंग दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। सेकेंड इज मिसमैनेजमेंट दैट हैज हैपेंड टुडे। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स आपको 2.5 साल में लेने चाहिए थे वो आपने 6-8 महीने में ले लिए, which was wrong, which was very fast. And the third is 2008 was a single type of a recession, whereas here it is a double whammy. डबल वैमी क्यों है, डबल हिट क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी गिर रही है। तो ये सारी सिचुएशंस हैव लेड टू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, जिसको हम लोग
फंडिंग विंटर बोलते हैं, और फंडिंग विंटर के चलते स्टार्टअप्स की दुनिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। स्टार्टअप वर्ल्ड इज द मोस्ट अफेक्टेड, और स्टार्टअप वर्ल्ड का अफेक्ट होना एक मार्केट करेक्शन माना जा रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है। कोई स्टार्टअप्स 1-1 लाख करोड़ पे वैल्यूड है, प्रॉफिट कितना 6 करोड़ 8 करोड़ 1 लाख करोड़ पे जो है वैल्यूएशन वो है। क्या बेचते हैं वो? ये वाली आपकी चीजें बेचते हैं जो लेडीज आइटम होते हैं, नेल पेंट, पॉलिश, ये वो। तो स्काई हाई वैल्यूएशन और लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। आप जानते हैं मैं किन कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं। और आईपीओ देख रहे हैं 50 बिलियन $100 बिलियन का has become unprofitable business resulting in huge losses to investors and lenders। तो अब इन्वेस्टर ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साल में इतने सालों से पैसा लगा रहा हूं, मुझे प्रॉफिट दिखाओ। तो इन्वेस्टर ना छोड़ने का ना रहने का, क्योंकि अगर रहे तो और पैसा डालो, और छोड़े तो जितना पैसा डाला है वो गया। अमंग द मेजर रेटिंग एजेंसीज, जितनी मेजर रेटिंग एजेंसीज है पूरी दुनिया की, उसमें से सिर्फ एक एजेंसी ने एसवीबी को सही प्रेडिक्ट करा था कि एक सेल वर्ल्ड चल रहा है, इट इज रिजल्टिंग अ सेल कॉल। वो जस्ट वन एजेंसी, नो अदर एजेंसी हैड प्रेडिक्टेड कि एसवीबी का इतना बुरा हाल होगा। सब कह रहे थे सब ठीक है, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स को फंड कर रखा है, बैंक थोड़ी करता है। और आज देखिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने ये चीज को प्रिडिक्ट किया सक्सेसफुली कि एसवीबी में सेल कॉल चल रही है, रिफ्लेक्टिंग नो वन प्रेडिक्टेड दैट एसवीबी वुड कोलैप्स इन 48 आवर्स। और ये चीज हुई, दिस एक्चुअली हैपेंड। ये कौन सी एजेंसी है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। और यहीं पे जो स्टेबल स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि जोहो के फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू साहब, इनका एक ट्वीट आप देखें, बड़ा बैलेंस ट्वीट है, क्योंकि ये बैलेंस स्टार्टअप प्रॉफिटेबल चलाते हैं। एसवीबी सडन कोलैप्स रिमाइंड्स अस ऑफ द फ्रेजाइल फाउंडेशन ऑफ बबल फ्यूल्ड प्रॉस्पेरिटी। बबल फ्यूल्ड मतलब आप एक गुब्बारा उगा रहे हो फूंक मार के, बस उसमें वो फुग्गा है, वो एक पिन मारोगे वो फूट जाएगा। वर्ल्ड सॉ व्हेन वैल्यूएशंस एंड नेट वर्थ अपीयर टू रीच इनसेन हाइट्स। और ये लॉकडाउन में ही देखा हमने ओवरनाइट। तो अगर ओवरनाइट कोई चीज बढ़ती है तो वो ओवरनाइट ही कोलैप्स करती है, ये देखना लाजमी है, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज आपको समझनी चाहिए। नो सक्सेस इज ओवरनाइट। आपको सालों साल तपस्या करनी पड़ती है कामयाब होने के लिए, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स करते हैं। 2 साल तपस्या करते हैं तो एक रिजल्ट आता है, रातों रात किसी का रिजल्ट नहीं आता, यह बात याद रखिएगा। एक बड़ा अच्छा कोटेशन याद आ रहा है, इसी मौके पे आपको बताऊंगा। इट टेक्स 15 years of work for 15 seconds of performance। 15 साल की मेहनत लगती है एक नीरज चोपड़ा को एक जैवलिन थ्रो फेंकने के लिए। 15 साल की मेहनत लगती है एक हाई जंप या लॉन्ग जंप पे जीतने के लिए। 15 साल की मेहनत लगती है एक 100 मीटर या 400 मीटर की रेस भागने के लिए, जो 40 सेकंड में खत्म हो जाती है, 30 सेकंड में खत्म हो जाती है। एक हैमर जैवलिन थ्रो 10 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन आप 15 साल मेहनत करते हो। और यहां कमाल की बात है। तो क्या हुआ? टफ टाइम्स अहेड एंड वी मस्ट बिल्ड टू बी रेजिलिएंट। रेजिलियंस होना चाहिए जिसकी वजह से आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल को नापोगे। तो एक बड़ा लाजमी सवाल आता है, यह सवाल अभी तक किसी ने एड्रेस नहीं करा है, कि क्या फिर से ग्लोबल क्राइसिस आने वाली है? इज इट हेडिंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल क्राइसिस? पूरी दुनिया में जितने बैंक्स हैं, उन बैंक्स में जैसे हिंदुस्तान में हमने कैटेगराइज करा हुआ है डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, SIBs। ये वो बैंक्स हैं जो बैंक्स इतने बड़े हैं कि अगर वो बैंक कोलैप्स करा तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। 2% ऑफ इंडियाज GDP। कौन कौन से बैंक्स है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। उन बैंक्स को सरकार कभी फेल नहीं होने देगी, इस वजह से उन बैंक्स को सरकार कोई गलत हरकत नहीं करने देगी। तो इतनी आसानी से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ सकती। आफ्टर 2020 पैंडेमिक ये चीज एक फेज मैनर में होनी चाहिए थी। सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स मैनेज टू कंटेन क्राइसिस बाय थ्रोइंग आउट अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस गवर्नमेंट ने मार्केट में फेंक दिए। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ओवर लिक्विडेटेड वर्ल्ड। इसको क्या बोलते हैं? दैट वी आर इन एन ओवर फाइनेंशियलाइज्ड वर्ल्ड। बहुत अच्छा टर्म है, ओवर फाइनेंशियलाइज्ड वर्ल्ड। कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है, तो इन्फ्लेशन तो होगा ही भाई। लिमिटेड मनी सप्लाई में जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो तुम और पैसा छाप के डालोगे, एडिशनल प्रिंटिंग मनी, तो ऑब्वियसली ज्यादा इन्फ्लेशन करेगा। वेयर फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग आर 400% ऑफ एक्चुअल जीडीपी, 400% एक्चुअल जीडीपी के। तो सेंट्रल बैंक्स कुड हैव स्टार्टेड रेजिंग रेट्स इन 2021। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था ना, तो 21 से शुरू हो सकता था to avoid sudden spike in interest rates, but no one actually predicted high inflation as more persistent and damaging. So no one has an idea of how to reduce the bloated central bank balance sheet. सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट ब्लोटेड है क्योंकि इतना पैसा आपने फ्लोट करके डाल दिया है मार्केट में
विदाउट कॉजिंग एन इकोनॉमिक क्रैश लाइक 29 और 2008। तो वो क्रैश होना ही है, वो इंपेंडिंग है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो क्राइसिस डेफिनेटली उस स्तर पे ग्लोबली कवर नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसकी शुरुआत हो चुकी है। हैव मेड स्ट्रिंजेंट रूल्स आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। आप बचे हुए हो, बाज़ल नॉर्म्स भी हैं। एज अ रिजल्ट लार्ज बैंक्स लाइक जेपीएमसी, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका आर हेल्दी, ये अभी भी हेल्दी है। 16वां बैंक क्रैश करा है, पहला बैंक क्रैश नहीं करा है, और बाकी बैंकों को अब सारी सरकारें लिमिट में रखेंगी, औकात में रखेंगी। हाउएवर यूएस फेड नीड्स टू अपडेट इटसेल्फ। अब आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। फॉलोइंग एन आउटडेटेड 70s इकोनॉमिक मॉडलिंग इज हार्मिंग मोर देन हेल्पिंग। 70s में आप पैसा छाप के डालो, वो कम इन्फ्लेशन करता था, ज्यादा इन्फ्लेशन कर रहा है क्योंकि आपने ज्यादा पैसा डाला है। Economic policy needs to be more flexible and forecasting expertise is required to make sense of an over-leveraged, unequal world. स्टार्टअप्स को इतनी इतनी वैल्यूएशन देने वाले लोग जो हैं वो आज नहीं तो कल सफर करेंगे। ओवरनाइट सक्सेस जैसी चीज दुनिया में नहीं होती, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिए। सो रेजिंग इंटरेस्ट इज अ वेरी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि और कोई वो चीज नहीं है। बट पॉइंट है कि ब्लंट इंस्ट्रूमेंट को भी आपको धीरे धीरे लगाना चाहिए था। एकदम से आपने खंजर भोंक दिया। लैग बट डिस्ट्रॉयज डिमांड ब्लाइंडली अक्रॉस द इकोनॉमी। वो डिमांड को ब्लाइंडली अक्रॉस द इकोनॉमी क्रैश कर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही। इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। सो फॉर इंडिया जो लेसन है एसबीआई ने दिया है कि भारत जो है अभी बहुत स्टेबल सिचुएशन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरबीआई नीड नॉट मैच यूएस फेड रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स। आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है एंड शुड वेट फॉर इंटरेस्ट रेट टू पर्कुलेट इन द सिस्टम, कि आप उसे धीरे धीरे करें। इतना अनएम्प्लॉयमेंट अगर भारत में हो गया तो कहां जाओगे? ये तो 140 करोड़ का देश है, वो 35 करोड़ का देश नहीं संभल रहा। आप 4 गुना जनसंख्या का देश कैसे संभाल लोगे? वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है। तो 2008 का ग्लोबल क्राइसिस इंपेंडिंग नहीं है। हमारे देश में भी बहुत लर्नेड लोग हैं, सबने इस क्राइसिस को कंटेन करके रखा हुआ है। वी हैव वेरी इंटेलिजेंट पीपल टेकिंग फॉरवर्ड द हेल्म ऑफ अफेयर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करें ऑन आवर वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जीएस फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूं, और मेरी ही तरह बाकी सारी फैकल्टीज भी अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो डील करती हैं। आप कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके, दैट इज सांघी लाइफ। सांघी लाइफ कोड से आप सब्सक्राइब करोगे, जीएस फाउंडेशन 2024 का बैच आपको 19,000 में मिलेगा, और ये पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिलेगी। सो गाइज एंड गर्ल्स, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे। हमें फॉलो करें अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे। इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो करें और ट्विटर पे जरूर फॉलो करें। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आता है और हम उस पर बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।